हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इससे पहले मैं इंडियन पॉलिटी के जो आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, ये आरओ और 2021 यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 तक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं क्वेश्चन नंबर 71 आपके साथ डिस्कस करूंगी 71 से। तो केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन सा या से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे? सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल, मतलब 1926, 1937 या फिर 1945। ऑप्शन बी है बी और सी, और ऑप्शन सी है ए और सी, ऑप्शन डी है ए बी और सी, मतलब तीनों के तीनों ही। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या है। केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे? तो मुझे लगता है इसमें तो किसी को भी डाउट नहीं होगा 1937 के, लेकिन हो सकता है 1926 में डाउट हो। तो यहाँ पर 1926 और 1937 के हुए थे। तो ऑप्शन क्या यहाँ पर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? किससे पड़ी? 1813 से के चार्टर एक्ट से पड़ी, ये हमें पता है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 इससे, या फिर प्राच्यवेद एवं आंग्लवेद विवाद से। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन के तौर पर अगर देखते हैं तो ऑप्शन यहाँ से पहला और तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह किसने कहा है? मॉरिस जोन्स का, हार्डग्रेव जूनियर का, या फिर अलेक्जेंड्रोविच का, या फिर आइवर जेनिंग्स का? तो ये कथन है आइवर जेनिंग्स का, इन्होंने ऐसा कहा था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? बी आर अम्बेडकर के द्वारा, बी एन राव के द्वारा, के संथानम के द्वारा, या फिर के एम मुंशी के द्वारा? तो यहाँ पर किया गया था बी एन राव के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब यहाँ पर सही की बात करी जा रही है, तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। आप देखिए, मैंने थोड़ा छोटा कर दिया। ये देखिए क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ये भी सही है। लेकिन क्या राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं? आपको पता है राज्य का मुखिया कौन होता है? कौन होता है जरूर बताइएगा। लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ये सही नहीं है। तो अब देखते हैं, जिसमें 3 ऑप्शन होंगे सही, वो आंसर सही हो जाएगा। तो देखते हैं 1 2 3 हमें पहले में ही मिल गया। बाकी जिसमें भी 4 4 है वो ऑप्शन सही नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, या फिर इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, या फिर यह एक शुभ दिन था। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पता है हमें कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। यहाँ पर शब्द ध्यान रखिएगा, उद्घाटन की बात करी जा रही है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो हम जानते हैं सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा ही उद्घाटन किया गया था 9 दिसंबर को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बी एन राव, या फिर अम्बेडकर? तो हमें पता है जहाँ पर भी अल्पसंख्यकों की बात आएगी अम्बेडकर जी थे, और मौलिक अधिकारों से संबंधित भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? विलियम बोर्ड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और बी अलेक्जेंडर?
हमें पता है विलियम बोर्ड नहीं थे, बाकी ये तीनों के तीनों थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी जानते हैं? भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए, स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणति करने के लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच समस्याओं को निर्धारित करने के लिए, सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए। तो हम जानते हैं कि इस पर हमेशा कितना बवाल होता रहता है। तो ये रेड क्लिफ समिति जो थी वो बनाई गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए। चाइना के साथ कौन सी है आप ज़रूर बताइएगा, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना। कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? 15, 13, 12 या फिर 10? तो 15 महिला सदस्य थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तीसरा वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948 और 25 नवंबर 1949। तो 3 वाचन हुए थे, पहले दूसरे भी बताइएगा, और तीसरा वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो देख रहे हैं और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी इसे देख सकें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था जनवरी 26, 1950 को, फरवरी 11, 1948 को, नवंबर 26, 1949 को, उपर्युक्त में से किसी भी तिथि को नहीं। ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन हो गया और बहुत बार पता ही है। 26 नवंबर 1949 को हमने इसे अंगीकृत एवं अधिनियमित किया था, ठीक है ना। लागू कब हुआ था वो बताइएगा। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो संघ के न्यायालय की बात करी जा रही है 1935, 1937, 1946 और 1947। तो 1947 में संघ का न्यायालय स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में नहीं थी। कौन सी नहीं थी? इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर केंद्र में लागू किया था। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? ये तो बिल्कुल सही है, इसके लिए ये भी सही है, ये भी सही है, पर ये नहीं है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित नहीं किए गए थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसने भारत विभाजन उल्लिखित है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। हम जानते हैं यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? 11, 9, 8 और 3। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, 8। अब ये 8 कौन कौन से थे, नाम जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो किसे करता है देखते हैं। केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, 2 शासक समुच्चय, एक लंदन और दूसरा दिल्ली में होना, प्रांतों में प्रायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजित होना, किसे निर्दिष्ट करता है? तो ऑप्शन यहाँ पर अगर देखा जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन, डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की आधिकारिकता निश्चित करना, भारत को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, या फिर राष्ट्रीय प्रेस और सेंसर व्यवस्था को अध्यारोपित करना, या फिर भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंधों को सुधारना। यही इसका मुख्य उद्देश्य था जो 1927 में बटलर कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत की संविधान सभा की अंतरिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो अंतरिम बैठक किस दिन हुई थी? 26 नवंबर 1949 को, 5 दिसंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, या फिर 25 जनवरी 1950 को। तो अंतरिम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 26 नवंबर 1949
1949 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मिंटो मार्ले सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये हम सभी जानते हैं कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात 1909 मिंटो मार्ले सुधार के बारे में, सुधार जो थे मिंटो और मार्ले दो वायसराय थे, इनके टाइम पर ही कही गई थी। तो क्या 1909 ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में विचार करना है और बताना है। तो क्या क्या है इसमें, ऑप्शन थोड़ा छोटा कर देती हूँ आपको ताकि ऑप्शन दिखाई दे। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था, बाकी हर तरह का। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये तो नहीं सही था, केवल पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो पहला और दूसरा आपको ऑप्शन ए में ही मिल जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 93, ये इसको भी मैं थोड़ा छोटा करती हूँ। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। शास्त्रीय शस्त्र अधिनियम अगर देखा जाए कि क्या है तो 1861, ठीक है ना। शाही पद अधिनियम क्या है, तो अगर आप देखेंगे इसको भारतीय शास्त्र अधिनियम, तो सब भारतीय शास्त्र अधिनियम क्या हो गया, यहाँ पर ए का कहीं पर भी आपको 4 दिख रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये मैंने गलत टिक किया। फिर से देखते हैं, भारतीय शास्त्र अधिनियम यहाँ पर क्या है 1878, ऑप्शन बी यहाँ पर सही ये है। ठीक है, और फिर देखते हैं शाही पद अधिनियम कौन सा है 1876, और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कौन सा है, ये है 1861, और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम कौन सा है 1869। तो यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? तो किसे भेजा गया था, BP वाडिया को, NM जोशी को, CF एंड्रूज को, या फिर जोसेफ बैप्टिस्ट को? तो ये भेजा गया था MN जोशी को। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है ये, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? एक, अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज, वर्ग संघर्ष, निजी संपत्ति की समाप्ति, या फिर आर्थिक नियतिवाद? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। तो ये कुछ क्वेश्चन थे और जो सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण थे, मैंने आपके साथ डिस्कस करे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।